नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आपने वीडियो पे क्लिक किए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर जो करंट अफेयर के साथ साथ हमने जो स्टैटिक पोर्शन है वह भी कवर किया है। जो यूपीएससी के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, जो पहला एक जो दैनिक जागरण के वैसे देते हैं ऊपर जो आज है, आज ही के दिन क्या हुआ था। आप आज हमारी जो 6 अगस्त है, ठीक है, 6 अगस्त के दिन ही जो अमेरिका ने जापान के ऊपर जो हिरोशिमा पर अपना जो पहला परमाणु बम गिराया था, जिसका जो गिराया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे गिराया था उसका क्या नाम था, उसका नाम था या फैटमैन नाम था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली जो हमारी न्यूज़ थी वह सभी जो जितने भी न्यूज़पेपर थे उसके फ्रंट पेज पे आज यही न्यूज़ थी। और इस न्यूज़ को हम जो कल वाली वीडियो थी, यानी जो उसको मैंने सुबह अपलोड किया था, उसमें भी इसको अच्छे से डिस्कस किया था। भी रेपो रेट बढ़ाई जाएगी तो उससे क्या कुछ फ़ायदा या क्या कुछ नुकसान होगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसमें अंदर कहा क्या गया है। जो आरबीआई की समिति है उसने क्या किया है, भी जो रेपो रेट है उसको, यानी रेपो रेट को बढ़ा दिया है। यानी बढ़ाकर कितना कर दिया है रेपो रेट को, अभी जो 4.90 थी उसको बढ़ाकर 5.40 कर दिया है। यानी जो कोरोना का काल था उससे भी ये ज़्यादा है। और ये किस लिए किया गया, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। रेपो दर को बढ़ाने से क्या होगा, इससे क्या होगा भी बैंकों के पास जो अधिशेष राशि है वह कम होगी। यानी बैंक आरबीआई से लोन नहीं ले पाएंगे, लेंगे तो ज़्यादा दर में लेंगे, तो जिससे उसके पास जो मुद्रा है या तरलता है वह कम मात्रा में रहेगी, जिससे वह आगे लोन नहीं दे पाएंगे। और आगे लोन नहीं देने के कारण जो तरलता है वह मार्केट में कम होगी, और जिससे महंगाई भी कम होने की संभावना है। यानी महंगाई भी उससे कम होगी। ठीक है, तो इस पर बाकी ये डेटा है जो बार बार चेंज होता रहता है। इसमें इतना कोई याद करने वाली बात नहीं है। अभी कितना बढ़ाया गया जरूरी नहीं है कि अगली तिमाही में ये कम भी किया जा सकता है, तो ये जरूरी नहीं है, अभी फिक्स ही रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, वह मौद्रिक नीति समिति के बारे में। क्या मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें कहा गया भी मौद्रिक नीति समिति एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि मौद्रिक नीति एक संवैधानिक निकाय थोड़ी है। इसमें ये तो आरबीआई के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और मौद्रिक नीति समिति द्वारा बनाई गई नीतियों को बैंकों के लिए बाध्यकारी होती है। ठीक है, तो इसका पूछा गया हमसे सही, तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, बी। ठीक है, क्योंकि जो सांविधिक निकाय या वो कौन सी निकाय होती है, जो किसी अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है, जबकि ये तो आरबीआई के अंडर एक समिति बनाई गई जो ये आरबीआई के अंतर्गत ही कार्य करती है, जिसके अंदर कितने हमारे 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 भारत सरकार के होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, और इनकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। ठीक है, ये दे रखे है जो आरबीआई जो समिति है, जो आरबीआई अधिनियम 1964 की धारा 1 में संशोधन करके बनाई गई है। यानी ये उस अधिनियम में संशोधन करके बनाई गई है, तो ये एक प्रकार से हम विधिक नहीं कह सकते हैं, उसको सांविधिक नहीं कह सकते। कि केंद्र सरकार के अंदर 6 सदस्य, यानी केंद्र सरकार को 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति का गठन का अधिकार देती है। तो इसका गठन कौन करती है, भाई केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और उद्देश्य क्या होता है इसका, जो मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतियों का निर्धारण करती है। तो मुद्रास्फीति एक प्रकार की हमारी क्या होती है, महंगाई होती है। ठीक है, उसको नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, वैसे मुद्रास्फीति को हम ये भी कह सकते हैं भी जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो भी कमजोर हो जाती है। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है। और इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं, और आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और वह इनकी अध्यक्ष करते हैं, वह इसकी अध्यक्षता भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला जो न्यूज़ है वह क्या करें, जो हमारे नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव होने वाला है, तो उनके जो जिनका नामकरण है जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जी का धनखड़ है, इनको अगला उपराष्ट्रपति चुनने का बात कही गई है। ठीक है, तो इसके अंदर इनको जीतने के लिए निम्न यानी 388 वोटों की जरूरत है, जबकि 390 वोट केवल और भाजपा के पास है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं भी अगले उपराष्ट्रपति हमारे ये होंगे। ठीक है, नियम के हिसाब में इसमें कौन कौन वोट दे सकता है, तो इसमें लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं, और सभी मतदाताओं का मूल्य एक समान होता है। यानी इसमें जो ऐसे विधायकों का मूल्य ऐसा नहीं है भी किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम, नहीं, इसमें हर विधायक के अनर के पास जो वोट होगा उसका वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये निर्णय सीधा बहुमत के आधार पर लिया जा सकता है भी किसको अधिक वोट पड़े हम। ठीक है, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन क्या बनता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद
राष्ट्रपति द्वारा निर्मित समिति द्वारा किया जाता है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि इसका जो विवाद का जो होता है तो वह कौन कहता है, उच्चतम न्यायालय के हमारे न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। अगला है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो पूछा गया हमारे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, बी। क्यों, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति के रूप जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो 6 महीने के अंदर संसद को राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूरी है। दे रखा है क्या है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में पैदा होने वाले संदेशों एवं विवादों व उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है और निर्णय किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। ठीक है, और उन जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका भारत के उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा सुनवाई की जाती है। यानी ऐसी अगर कोई याचिका दायर की जाती है तो उसकी सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की जो सुनवाई के लिए जो पीठ बैठेगी, यानी जो बेंच बैठेगी। ठीक है, याचिका के लिए अनिवार्य रूप से 20,000 रुपये की एक जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वह हमारे सांसदों के जो विशेषाधिकार है उनसे संबंधित है। इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इसके बारे में सारा दे रखा है भी संविधान का अनुच्छेद 105 के तहत सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार मिले हैं ताकि वे अपना कर्तव्य बिना किसी बाधा से निभा सकें। इसमें संसद स्तर के शुरू होने या सीमित बैठक के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तारी के लिए नहीं किया जा सकता। यानी जो सांसद होंगे उनकी जो गिरफ्तारी है वह 40 दिन उनको पहले सूचना देनी होगी और उनसे 40 दिन बाद उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, और लेकिन यह सिर्फ कौन से दीवानी मामलों के अंदर है। ठीक है, ये इसके अंदर कहा गया है क्योंकि कौन से सिर्फ और सिर्फ दीवानी मामलों के अंदर है, जबकि आपराधिक मामलों के अंदर उन्हें सत्र के दौरान भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्हें पेश यानी उनकी पेशी भी की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सदन के दोनों सदनों के सदस्यों को स्वतंत्र कार्य हेतु विशेषाधिकार प्रदान करवाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है। ठीक है, तो ये अभी देखा हमने कौन से आर्टिकल के अंदर है, ये हमें 105 के आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, अगला क्या कहता है, सदन के सदस्य आपराधिक कृत्य की गिरफ्तारी हेतु मुक्त होते हैं। तो इसका जो दूसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा ये कौन से दीवानी कृत्य के लिए मुक्त किए जाते हैं, जबकि आपराधिक कृत्य के लिए इन्हें मुक्त नहीं किया जाता। सदन के सदस्य की गिरफ्तारी और पूर्व सूचना यानी सूचना से पूर्व उन्हें 80 दिनों का अंतराल होना चाहिए। जैसे हमने देखा था 40 दिन इधर और 40 दिन इधर। ठीक है, 40 दिन सूचना देने से पहले और 40 दिन यानी गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद में 40 दिनों का अंतर होना चाहिए। तो ये कुल मिला के 80 दिन का हो गया। तो ठीक है, तो ये कथन इसका सत्य है। पूछा गया मुझसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और यानी दोनों कथन सॉरी ये जो एक कथन और दे रखा है यानी दूसरा कथन गलत है, तो आंसर हो गया हमारा इसका सी। ठीक है, अगला दे रखा है ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। इसमें कहते हैं राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष का सुरक्षित कार्यकाल होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं और वे सदस्यता के लिए फिर से चुनाव लड़ने के हकदार होते हैं, क्योंकि हमें कार्यकाल भी देखना इनका जरूरी है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना 5 वर्ष का होता है, मगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर 5 वर्ष की समाप्ति से पहले भी इसको भंग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति की अवधि में एक बार में 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अगले जो हमारा है जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो गोद लेने की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी कठिन है, उसको थोड़ा आसान किया जाए। ठीक है, इस चक्कर में यह यानी इसी न्यूज़ के अंदर एक जो हमारी जो कारा अथॉरिटी है यानी सेंट्रल जो अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है वह काफ़ी चर्चा में थी, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। क्या है, केंद्रीय दत्त यानी संसाधन प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है जो प्रत्यक्षतः कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि एक सांविधिक निकाय तो है मगर ये कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, और यह केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के निगरानी व गोद लेने संबंधित आदेश यानी आदेशों को देखती है। तो इसका दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि ये घरेलू और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये इनसे संबंधित मामले वह देखती है। पूछा गया हमसे सही कथन, तो दोनों ही कथन गलत है, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, ये इसके बारे में दे रखा है
जो हमारी जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जिसको हम केंद्रीय दत्त संसाधन प्राधिकरण को कहते हैं, वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक सांविधिक निकाय है। ये भारतीय अनाथ बच्चों के पालन पोषण, देखभाल करने और गोद लेने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, केंद्रीय दत्त संसाधन प्राधिकरण को भारतीय बच्चों को भारत में वह अंतरदेशीय स्तर पर गोद लेने संबंधित प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग व विनियमित करने का आदेश प्राप्त है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ जो यानी बहुत ही कम इंटरनेट पे मिलती है, तो ये न्यूज़ के साथ साथ हमें यानी टैकल करनी पड़ती है, यानी साथ साथ हमें इसको देखना पड़ता है। क्या है ये, हमारी जो वायु सेना है, हमारी सेना है, उसने एक अभ्यास किया जिसका नाम क्या है हमारा एक्स स्काईलाइट। ठीक है, ये कौन सा अभ्यास है, यानी जो युद्ध के दौरान जो सैटेलाइट है या संचार की जो व्यवस्था है उसको बाधित करने से संबंधित है। यानी जो सेना के लिए अलग सैटेलाइट होंगे ताकि वे किसी भी तरह संचार किया जा सकते हैं। अगर हम देखें 1857 की क्रांति को भी देखें तो क्योंकि अंग्रेजों का संचार सुविधा काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण उस विद्रोह को दबाया जा सका। ठीक है, इसी प्रकार में जो युद्ध के दौरान संचार की जो व्यवस्था है वह काफ़ी अच्छी होनी जरूरी है। ये हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर भी देखा है। अगर संचार बाधित होता है तो जिससे हम जो सूचना है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये कब हमारा 25 से 29 जुलाई के बीच में हुआ था। ठीक है, बाकी इसके अंदर एक कहा रखा है बीएस में जो सेना है इसके साथ साथ जमीनी स्तर और संचार प्रणालियों के तहत एजेंसियां भी शामिल हुई थी, जैसे हमारी जो इसरो है वह भी इसके अंदर शामिल हुई थी। ठीक है, और नौसेना की अगर हम बात करें तो 2025 तक एक है एफ यानी एक जो GSAT-F भी जो लॉन्च किया जाएगा तो सेना के लिए होगा, और इसके अंदर जो हमारे जो क्वांटम कंप्यूटरिंग का के आधार पर इसकी यानी गणना की गई है, जिससे हम बहुत त्वरित यानी बहुत तेज गति से इसकी गणना की गई है, यानी मॉनिटरिंग की गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाल ही समाचारों में रहने वाला एक्स स्काईलाइट निम्न में से क्या है। तो अभी हमने देखा ये क्या है, एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, जिसके अंदर जो सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की गई है, जिसमें यानी असम से लेकर यानी हमारे जो पूरा भारत है उसकी पूरी निगरानी की है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, इसका जो कुछ विस्तार है वो कुछ कहना है, जिसमें आर्मी ने रूस एवं यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जो मिलिट्री कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर डिजिटल स्टडी की है। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या स्टडी है। इसमें भी साफ सामने आया है कि दुश्मन के इलाके में टेक्निकल कम्युनिकेशन सिस्टम और उनके अब जिसको बोलते हैं बैकअप कितना ज़रूरी है। यानी यह हमने देखा है भी कितना ज़रूरी है भी हमारा जो बाधित होती है तो उसको वापस लाना भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बस इसी बारे में दे रखा है भी मौसम ख़राब हो तो भी अगर किसी टाइम पे जो ये टेक्नोलॉजी अगर मौसम ख़राब है तब भी ये उसी प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वह एक आर्टिकल है ये यानी दैनिक जागरण का, जिसके अंदर ये कहा गया है भी जो गृह मंत्रालय ने कहा भी 2021 के अंदर भारत में लगभग 1.6 लाख भारतीयों ने भारत की जो नागरिकता है उसको छोड़ दिया है। ठीक है, इसके जो कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे एक तो हमारा शिक्षा हो गया, क्योंकि जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वह कुछ इस प्रकार से कमज़ोर है जिसके कारण लोग विदेशों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा भी हम देखते हैं तो एक रोजगार की भी समस्या है, जिसके अंदर यानी यहाँ के नागरिकों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो वह विदेश के अंदर अच्छी जीवन शैली के लिए अच्छे रोजगार के लिए विदेश की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, और ये कौन यानी ये देश के सबसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वह कुछ इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, तो इस पर जो क्वेश्चन बनाया, जो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा भी नागरिकता निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। क्या कहता है भी नागरिकता को भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है। दूसरा क्या कहता है, भारतीय संविधान वंश आधारित नागरिकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वह किसी भी प्रकार की नागरिकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल हमारा एक। ठीक है, क्या कहते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, ये संविधान के संघ सूची में इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी ये संघ सूची में किया गया मगर ये संसद का अधिकार इसमें विशेषता, यानी राज्य से और संसद यानी टकराव होता है तो संसद को इसको अनन्य शक्ति दी गई है। ठीक है, संविधान नागरिक शब्द का परिभाषित नहीं करता, यानी जो हमारा संविधान है वह नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता, पर हमने इसको कहाँ से परिभाषित किया है, लेकिन हमने इसको क्या है भारतीय नागरिकता अधिनियम
1955 के अंदर जो नागरिकता है उसको हमने 5 तरह की नागरिकता बताई है। कौन सी? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के अधिकार पर और क्षेत्र का समावेशन के शामिल के आधार पर। ठीक है, और इसका किसके अंदर? भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का जिक्र है। ठीक है, एक ये है जो कारों के अंदर जो स्मार्टफोन है, यानी जो स्मार्टफोन के अंदर जो निर्माण के लिए जो अर्धचालक यानी जो सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं उससे संबंधित ये न्यूज़ है, जिसमें क्या जो अभी जो ताइवान और चीन के बीच में जो विवाद यानी जो एक प्रकार की जो तनाव की स्थिति है, जिसके कारण क्या है भी जो सेमीकंडक्टर का जो व्यापार है वह काफ़ी प्रभावित होगा, क्योंकि ताइवान से लगभग अकेले ही 64% के आसपास जो सेमीकंडक्टर की जो यानी सप्लाई होती है। जो भारत है चिप पूरी तरह से आयात करता है। रियायती मुख्य से हम जैसे ताइवान से करते हैं, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर इत्यादि से हम चिपों का आयात करते हैं। जो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन्हीं जो हमारे जो मोबाइल सेल फोन्स होते हैं, जो मोबाइल्स होते हैं, जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होती है जिसके अंदर हम ये जो सेंसर वगैरह काम करते हैं, वे सारे के सारे किसी चिप के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है अभी? अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मुख्य यानी मूलतः सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके यानी बनाने के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम का इसका उपयोग किया जाता है। अगला कहता है भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया था, तो इसका कथन भी ये भी सही है। ठीक है, और विश्व में 60% अर्धचालकों का उत्पादन केवल ताइवान द्वारा ही किया जाता है, तो इसका जो तीसरा कथन भी सत्य है। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा? डी, यानी इसके तीनों ही कथन सही है। ठीक है, बस ये सेमीकंडक्टर के बारे में हमें दे रखा है, वो जो ये चीज़ हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, चलिए अगला है मंकी पॉक्स के बारे में। जो मंकी पॉक्स है ये काफ़ी चर्चा में है और ये बार बार इसकी न्यूज़ आ रही है, तो जरूर इसकी वैक्सीन हो या किसी प्रकार के कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर जरूर बन सकता है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा मंकी पॉक्स के बारे में। जो मंकी पॉक्स है वह एक संक्रमित रोग है जो चिकन पॉक्स के समान ही लक्षण धारण करता है। ठीक है, इसके जो चिकन पॉक्स के जो लक्षण होते हैं जैसे चेहरों पर जो छाले से हो जाना। ठीक है, मंकी पॉक्स एक संचरण टीकाकरण व अनुवांशिक आधारित भी हो सकती है, यानी जो संक्रमित जो टीकाकरण होते हैं उससे भी, और अनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये हो सकता है। ठीक है, मंकी पॉक्स एक वायरस आधारित बीमारी है जो संक्रमण द्वारा विस्थापित होती है, यानी एक से दूसरे के अंदर फैलती है। और इसकी पुष्टि सबसे पहले कहाँ पे होती है? हमारी यूके के अंदर, यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है, एक जो न्यूज़ है जो मोहनजोदड़ो के अंदर अभी जो बुद्ध का एक पेंडल्स मिला है, ठीक है, उसके बारे में है। तो क्या कहता है कि अभी निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है? तो एक देख रहा अग्नि रूपी अंतिम संस्कार, यानी जो संस्कार है, यानी अग्नि रूपी जो अंतिम संस्कार होता था। ध्यान केंद्रित योगी की मूर्ति, ठीक है, ये भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और कांस्य युक्त मूर्ति जो नर्तकी की जो मूर्ति है वह भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मातृदेवी की प्रतिमा, जो मातृदेवी की प्रतिमा है ये हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ठीक है, न कि मोहनजोदड़ो से मिली है। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है? 1, 2 और 3। ठीक है, ये दे रखा है भी मोहनजोदड़ो की खोज कब किसने की थी? जिसने राखलादास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, और वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लखाना में स्थित है, यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मुख्यतः क्या पर विशाल स्नान गृह, अनागृह, कांस्य की नर की मूर्ति, पशु महादेव की मोहर मिली है, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति मिली है और बहुत बड़े बड़े कपड़े भी मिले हैं। ठीक है, एक ये दे रखा है जो एक यानी जो घोंगा मछली होती है हमारी, उसकी एक नई प्रजाति मिली है समुद्र के अंदर, जो कि एक बहुत ही यानी रेयर मिलती है, जिसकी लंबाई मात्र 2 सेंटीमीटर की है। वह बहुत ही कलरफुल प्रकार की ये मछली है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं जो घोंगा मछली है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि घोंगा मछली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जलीय घोंगा मछली मीठे पानी में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह सही है, क्योंकि जो जलीय घोंगा मछली है वह मीठे पानी में ही पाई जाती है। और जो स्थलीय घोंगा मछली है वह शाकाहारी प्राणी होती है, जो मुख्य से नमी प्राय प्रजाति है, यानी जो नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका दूसरा कथन भी सच्ची है। तो सही कथन पूछा गया तो हमारे साथ दोनों ही कथन इसके सत्य है। ठीक है, जो स्थलीय घोंगा मछली है वह एक जिसको बोलते हैं अमेरुदंडीय प्राणी है। ठीक है, जो नमी युक्त घास के मैदान में और बगीचों में पाया जाता है। और यह स्वभाव में एक निशाचर प्राणी होता है, और यह चट्टानों व लकड़ी के यानी गट्ठों के नीचे आराम करता होता है, यानी उनके नीचे नमी होती है तो वहाँ पर ये बैठे मिलते हैं। यह शाकाहारी प्राणी है जिसका शरीर नरम होता है और एक मालदार और कड़े खोल के से बंद होता है। और जो कि जल घोंगा मछली होती है वह मीठे जल में पाई जाती है और शरीर के खोल का से ढका होता है, और इसका जो कंकाल होता है एक ढक्कन नुमा आकृति से ढका होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।